हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेमेस्टर 6 में हम नया चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले उसका डेफिनेशन और नेचर की व्याख्या करेंगे। संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ और परिभाषा क्या है? संगठनात्मक व्यवहार लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को स्थापित करने से संबंधित होता है। एक व्यक्तिगत व्यवहार को समझना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन एक संगठनात्मक वातावरण में समूह व्यवहार को समझना एक स्मारकीय प्रबंधकीय कार्य है। संगठनात्मक सेटिंग्स में ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन, ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच इंटरफेस और स्वयं एक संगठन का अध्ययन होता है। सिंपल सी भाषा में हम कहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति से रिलेट होता है, लेकिन संगठनात्मक व्यवहार में एक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरों के साथ इंटर रिलेशनशिप्स और उनके संगठन के साथ रिलेशनशिप्स का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि नेडलर और टिशमैन ने कहा है, एक व्यक्ति के व्यवहार को समझना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। एक ऐसे समूह को समझना जो विभिन्न व्यक्तियों से बना है और उन व्यक्तियों के बीच कई रिश्तों को समझना और भी अधिक जटिल है। लोग व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, अपने स्वयं के या प्रौद्योगिकी के सहयोग से। Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness। इस परिभाषा से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है, संगठन व्यवहार वास्तव में एक स्टडी फील्ड है। यह इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहार के 3 निर्धारकों का डिटर्मिनेंट्स का अध्ययन करता है। फर्स्ट है स्वयं व्यक्ति, सेकंड ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अर्थात जिस संगठन में कोई व्यक्ति कार्य करता है उसका व्यक्तिगत अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार करता है। उसके बाद ग्रुप की स्टडी होती है और एक पूरे संगठन के स्ट्रक्चर का ओवरऑल अध्ययन होता है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन मिलकर के ही संगठनात्मक व्यवहार को पूर्ण करते हैं। इसका उद्देश्य इस ज्ञान के आधार पर चेतन रूप से संगठन की प्रभावशीलता को बढ़ाना होता है। व्यक्ति, समूह और संरचना के संबंध में जो भी नॉलेज प्राप्त होती है, जो भी ज्ञान मिलता है, उसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब हम संगठनात्मक व्यवहार की रूपरेखा की व्याख्या करेंगे, जिससे संगठनात्मक व्यवहार का जो डेफिनेशन है और उसकी मीनिंग है वो और क्लियर हो जाएगा। संगठनात्मक व्यवहार का स्ट्रक्चर 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें फर्स्ट है स्वयं व्यक्ति। व्यक्ति संगठन में कार्य करते हैं और संगठन में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। वे एक सिंगल
और एज अ ग्रुप कार्य कर सकते हैं। समूह की साइज़ भी अलग अलग होती है, पर्पज़ के हिसाब से समूह बने होते हैं। कुछ समूह छोटे होते हैं, कुछ समूह बड़े होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कुछ संगठित होते हैं, कुछ समूह असंगठित होते हैं। इनकी गतिशीलता, कंटिन्यूटी लगातार बढ़ती रहती है। तो व्यक्ति किसी भी संगठन में जब कार्य करता है तो वो एक सिंगल फॉर्म में भी कार्य कर सकता है और एक ग्रुप में भी कार्य कर सकता है। वो ग्रुप छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उद्देश्य के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर भी कई तरीके का हो सकता है। दूसरा है समूह। संगठनात्मक व्यवहार का दूसरा तत्व समूह और समूह के अंदर होने वाली तमाम तरह की क्रियाएं शामिल हैं। समूह का निर्माण व्यक्तियों से होता है और समूह छोटे बड़े किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया है। समूह प्रक्रियाएं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, डिसीजन मेकिंग, शक्ति और नेतृत्व के माध्यम से संचालित की जाती हैं। अर्थात समूह में जो भी व्यक्ति आपस में होते हैं उनके बीच आपस में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, उनका एक लीडर होता है जिसको सभी मेंबर्स मानते हैं, उसके निर्णय या डिसीज़न को फॉलो करते हैं और लीडर की हर बात को वो अपना एक एज अ ग्रुप एक्सेप्ट भी करते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। पर्सन, ग्रुप, कार्य, टेक्नोलॉजी सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी कार्य करने के साधन उपलब्ध करती है, मशीनें, उपकरण और प्रोडक्शन प्रणाली आदि सभी प्रौद्योगिकी में शामिल होते हैं। इन्हीं साधनों से संगठन में कार्यरत लोग अपने कार्य को अधिक सुविधा और कुशलता से पूरा कर पाते हैं। प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति के कार्यस्थल की प्रौद्योगिकी और स्वयं कार्य के प्रति प्रतिक्रिया क्या है। कार्य संबंधों पर भौतिक और आर्थिक संसाधनों, कार्य की तकनीक, उपकरण, कार्य मेथड आदि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सही प्रौद्योगिकी कर्मचारी के कार्य में सहायक होती है, किंतु कठिन प्रौद्योगिकी परफॉर्मेंस, भौतिक और मानसिक लागत में वृद्धि कर सकती है। सीधी सी बात है, हम अगर किसी संगठन में कार्य करते हैं तो हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी ही होगी और अगर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल मशीनों और टेक्नोलॉजी अपैरेटस के विभिन्न उपकरणों की सहायता से हर संगठन में कार्य होने लगे हैं, तो उसके योग्य कर्मचारियों का सिलेक्शन होता है और विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरणों की सहायता से वे कंपनी के विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, एलिमेंट है, वो है संगठन डिज़ाइन। संगठन डिज़ाइन कार्य संबंधों को परिभाषित करती है। ये व्यक्ति के मध्य दायित्व, अधिकार के वितरण और उनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करती है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि जिसमें हर पर्सन के क्या दायित्व हैं, कि क्या ड्यूटीज़ हैं और उनके क्या राइट्स हैं और बाकी कर्मचारियों के साथ कंबाइंड रूप से किस तरह से उनको कार्य करना है, ये निर्धारित ऑलरेडी रहता है। संगठन संरचना जितनी ही अधिक प्रभावी होगी, कर्मचारियों के व्यवहार और परफॉर्मेंस को उतने ही अच्छे ढंग से और कंट्रोल्ड तरीके से समन्वित करके किया जा सकता है।
संगठन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। जो संगठन अपने डिज़ाइन में बिल्कुल एक स्पष्टता रखते हैं कि किस कर्मचारी के क्या दायित्व हैं, किस कर्मचारी के कौन से अधिकार हैं और उनको किस तरह से आपस में मिलकर के कार्य करना चाहिए, इस तरह के संगठन में अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है और कंट्रोल्ड तरीके से अच्छा वर्कआउट होता है। इस तरह के संगठन में किसी तरह की समस्या या प्रॉब्लम नहीं होती है। संगठन संरचना कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देती है, लेकिन इसके लिए संगठन का आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी सहयोग, सभी सदस्यों की आपसी सहमति, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार सब पूरी तरह से डिफाइन होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट है वातावरण। एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। संगठन समाज के विभिन्न प्रकार के वातावरण में कार्य करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ संगठन निरंतर इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। बाह्य वातावरण की भी कई उप प्रणालियाँ हैं, जैसे सरकार, समाज, कंज्यूमर, कर्मचारी संगठन या कॉम्पिटिटिव संस्थाएं जो भी हैं। इन सभी उप प्रणालियाँ संगठन के बाहरी वातावरण का निर्माण करती हैं और प्रत्येक संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं। इससे संगठन में कार्यरत लोगों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। संगठन की प्रोडक्शन और विपणन नीतियाँ भी प्रभावित होती हैं। संगठन में ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते समय विभिन्न वातावरण एलिमेंट्स का स्टडी किया जाना चाहिए। संगठनात्मक व्यवहार के नेचर को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है अध्ययन का क्षेत्र। संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है और यह अपेक्षाकृत नया तो है, लेकिन अब ये कहीं ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध हो रहा है। यह अध्ययन का एक डिफरेंट ही विषय है। अभी पूर्ण और मान्य विज्ञान तो नहीं है और इसके ज्ञान की अवधारणा दूसरे विषय से लेकिन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन की विषय वस्तु, अर्थात संगठनात्मक व्यवहार में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है एकाकी व्यक्ति, दूसरा है ग्रुप, तीसरा है स्ट्रक्चर, चौथा है टेक्निक और पांचवा है वातावरण। जैसा मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी संगठन में या संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है ग्रुप, तीसरा है संगठन का स्ट्रक्चर, चौथा है टेक्निक और 5 है एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड है आशावादी, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी संगठन के प्रोग्रेस के लिए। संगठनात्मक व्यवहार की मूल धारणा ऑप्टिमिज्म या आशावाद पर सेंटर्ड है। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन और उनके क्रियान्वयन में एक आधारभूत मान्यता ये रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारी पोटेंशियलिटी और क्षमताएं होती हैं। वो क्रिएटिव होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, प्रोडक्टिव होता है और संगठन में सहयोग की भावना रखता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी संगठन में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी योग्य होता है, वो क्रिएटिव होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, प्रोडक्टिव तो निश्चित ही होता है और इस तरह के लेबोरियस पीपल से ही एक संगठन बहुत प्रोग्रेसिव लेवल में जाता है। इसको हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। कोई भी संगठन का प्रोग्रेशन अगर होना है
तो उसमें हर कर्मचारी, हर अधिकारी एक ऑप्टिमिज्म लेवल पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट है सेवा योजन संबंधी व्यवहार का अध्ययन। संगठनात्मक व्यवहार सेवा योजन संबंधी व्यवहार और वातावरण का अध्ययन करता है। यह कर्मचारियों के कार्य, उपस्थिति, आवर्तन, प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप में उनके आपस के कैसे संबंध हैं, वर्क स्ट्रेस आदि से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक विज्ञान। संगठनात्मक व्यवहार एक एप्लाइड और एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसके क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान, रिसर्चेस, स्टडीज़ और जो भी है उनका एक साइंटिफिक बेस है। कर्मचारी का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, देयर वैल्यूज़, जॉब मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, कॉग्निशन एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये विभिन्न पहलुओं की स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करता है। नेक्स्ट है वातावरण से संबद्ध। संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आंतरिक और बाह्य वातावरण का अध्ययन करते हुए मानवीय व्यवहार को समझने पर बल देता है। अर्थात संगठनात्मक व्यवहार में कर्मचारी सिर्फ अपनी सर्विस या अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाते हैं, सिर्फ उनकी ड्यूटी को ही एनालाइज नहीं किया जाता है, बल्कि वो संगठन के आंतरिक, इंटरनल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी होती है। उस संगठन के वातावरण में जो कर्मचारी हैं उनके व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यक्ति के निजी और समूह व्यवहार पर संगठन के परिवेश, नीतियों के पारस्परिक विचारों के साथ साथ बाह्य दशाओं और मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पर्पस, उद्देश्य। संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन पर केंद्रित है, किंतु इसका प्रमुख उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में निहित होता है। यह एक समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते हुए व्यक्ति और संगठन के हितों को एकीकृत करता है। अर्थात संगठन, किसी भी संगठन में व्यक्ति कार्य करता है और उस स्थिति में उसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता, वो एक संगठन के लिए कार्य करता है। एज अ फैमिली मेंबर वो कार्य करता है। एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है, एक संगठन और व्यक्ति के बीच में एक समन्वय और कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है कला एंड और विज्ञान। संगठनात्मक व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार के कारण और परिणाम के बीच निश्चित संबंध खोजने का प्रयास करता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। संगठनात्मक व्यवहार में व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, सार्वभौमिक नहीं। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन इससे प्राप्त सूचना सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण है कि मानविक व्यवहार जो होते हैं हर संगठन में अलग अलग होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी संगठन होता है, उसमें हर व्यक्ति का, ग्रुप का व्यवहार और उसकी नीतियाँ अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है प्रणाली दृष्टिकोण। संगठनात्मक व्यवहार प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाता है, क्योंकि यह संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रत्येक एलिमेंट पर विचार करता है। यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कल्चरल घटक के संदर्भ में व्यवहार का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है संयोग एवं प्रासंगिकता प्रदान। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में
संयोग या प्रासंगिकता प्रधान प्रबंधकीय व्यवहार के विकास का प्रयास किया जाता है। इस अध्ययन द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रबंधकीय व्यवहार के विकास का प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्ति के व्यवहार और प्रबंधकीय व्यवहार में समन्वय बना रहता है। मानव संसाधन दृष्टिकोण। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मानव संसाधन दृष्टिकोण को अपनाता है, अर्थात ये कर्मचारियों के विकास, परफॉर्मेंस और उनकी तरक्की में विश्वास करता है। इसको क्लैरिफाई करती हूँ। मानव संसाधन दृष्टिकोण वह है जिसमें अगर किसी संगठन में जो उसके कर्मचारी होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, हर संगठन का एक कर्तव्य है कि वो अपने कर्मचारियों के विकास, तरक्की, उनकी प्रमोशन का ख्याल रखे। तभी संगठन और कर्मचारी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सकता है और किसी संगठन की प्रगति और प्रोग्रेस हो सकती है। अगर कर्मचारी सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई भी संगठन अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर्विषयक संगठनात्मक व्यवहार अंतर्विषयक अध्ययन है। इसके अध्ययन में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और मानव शास्त्र के सिद्धांतों का भी उपयोग किया गया है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, विधि शास्त्र आदि विषयों की भी इसके अध्ययन में सहायता ली जाती है। इन सभी विषयों के सिद्धांतों, ज्ञान और व्यवहार का समन्वय करके ही संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन और क्रियान्वयन किया जा सकता है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में और या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, लॉजिक है, एंथ्रोपोलॉजी आदि तमाम साइंसेस का कॉम्बिनेशन पाते हैं। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा या इसकी शुरुआत कैसे हुई है। आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेफिनेशन और नेचर के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर रहेगा।